नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का पार्ट रहेगा और बायोलॉजी में हम जैव विविधता की बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी का यह क्लास नंबर 3 बाय जायसवाल सर। इस क्लास में हम टॉप 25 प्रश्न करने वाले हैं और इसके पहले भी 2 पार्ट ऑलरेडी आपके बायोडाइवर्सिटी का यानी जैव विविधता कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए। साथ ही साथ कल जो हमने मॉक क्वेश्चन में प्रश्न पूछा था वो भी आपका प्रश्न करने वाले हैं। तो पिछले हमारा मॉक क्वेश्चन में प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल बायोडिग्रेडेबल जो वस्तुएं होती हैं वह घास, फूल और एल्युमिनियम पन्नी होती हैं, घास, लकड़ी और प्लास्टिक होती हैं, फलों के छिलके, केक, कांच की बोतल होता है, फूल, लकड़ी और घास होता है। तो निम्नलिखित में से जिस समूह में केवल बायोडिग्रेडेबल वस्तुएं हैं वह आपकी कौन सी है? सभी लोग बताइए। जी हाँ, बायोडिग्रेडेबल वस्तुएं की बात कर रहे हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो राइट ऑप्शन हमारा आ चुका है, वह दोस्तों फूल, लकड़ी और घास, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है, डबल रोटी या इडली का आटा निम्न की वजह से फूलता है। किसकी वजह से फूलता है? गर्मी के कारण, पिसाई के कारण, जो खमीर कोशिकाओं के विकास के कारण या सानने के कारण फूलता है। तो डबल रोटी या इडली का आटा किसके वजह से फूलता है? तो खमीर कोशिकाओं का विकास के कारण फूलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारण गौरैया की संख्या में कमी संभावित कारण है? गौरैया की संख्या में, गौरैया पक्षी की संख्या में कमी जो हो रही है, इसका संभावित कारण क्या है? शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में गंभीर परिवर्तन, मोबाइल टावर से विकिरण, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग या अवैध शिकार। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी ऑप्शंस दिए गए। देखिए, गौरैया की संख्या में कमी का जो संभावित कारण हमारा हो जाता है वह होता है शहरी पारिस्थितिक तंत्र में गंभीर परिवर्तन भी है, मोबाइल टावर का विकिरण भी है और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग भी है। तो कहीं ना कहीं हमारा 1, 2, 3 ऑप्शन है। तो किस ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन जो हमारा दिया गया है कि 1, 2, 3 वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि इन 4 पक्षियों में से 2 को कौन से पक्षियों को IUCN रेड सूची के अनुसार गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में रखा है? जी हाँ, किसने रखा है? IUCN। 2 पक्षियों को, इन 4 में से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेजर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन या हुबारा बस्टर्ड की बात करेंगे। तो इन 4 पक्षियों में 2 को कौन सा पक्षी IUCN रेड सूची के अनुसार गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में रखा है? और वह आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन किसमें दिया गया है? पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से सही कथन का चयन करना है कि उत्तर पश्चिमी हिमालय कार्बा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, करेवा की संरचनाएं केसर की खेती में सहायक है। अब कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन 1 और दोनों सही है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हिमालय कार्बन संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है और करेवा की संरचना केसर की खेती में सहायक होती है। इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को समझ रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं। इसी तरह कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का समूह फोटोकेमिकल स्मॉग का कारण बनता है? ओजोन, पेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन NO और पेन की बात करेंगे, ऑक्सीजन पेन और NO2 की बात करेंगे, ओजोन पेन और NO2 की बात करेंगे। तो इनमें से गैसों का समूह जो फोटोकेमिकल स्मॉग का कारण बनता है वह हमारा कहलाता ओजोन, पेन और NO2। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रदूषण के मानव निर्मित स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो प्रदूषण के मानव निर्मित स्रोत खनन भी होता है,
परमाणु हथियारों का विस्फोट भी है और परमाणु ईंधन रेडियोधर्मी आइसोटोप का निर्माण भी। अर्थात जो ये सभी ऑप्शन दिया गया है, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों इनमें से कौन सी सूक्ष्म जैसी जैविक संरचना मिट्टी के निर्माण में मदद करती है? जीवाणु, मॉस, लाइकेन या बीवासी दोनों। तो जो आपके सूक्ष्म जैविक संरचना मिट्टी के निर्माण में मदद करती है वह हमारी कहला जाती है लाइकेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाइकेन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में इनकी मात्रा बढ़ती है। तो जब जीवाश्म ईंधन जलता है तो वायुमंडल में किसकी मात्रा बढ़ती है? CO2, SO2, NO2 गैसें की, SO2, NO2 गैसों की, CO, SO3, NO3 गैसों की, CH4, CO2, NO2 गैसों की। तो जब जीवाश्म ईंधन जलता है तो वायुमंडल में किस गैस की मात्रा जो है बढ़ती है, और वो गैस हमारा कहलाता है CO2, SO2, NO2। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इन तीनों गैसों की मात्रा बढ़ती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो ऑलरेडी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया निम्न के द्वारा की जा सकती है। आपके इंडस्ट्रीज के द्वारा, आपके राइजोबियम के द्वारा, बिजली चमकने के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा की जा सकती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया किसके द्वारा की जा सकती है? सभी कमेंट करके बताइए। तो आपके इंडस्ट्री द्वारा भी की जा सकती है, राइजोबियम के द्वारा और बिजली चमकना। उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है क्योंकि इसमें जलवाष्प होता है। यह हवा को अपने अंदर ही रखता है जो गर्मी की कुचालक है। यह गर्मी के किरणों द्वारा परिवर्तित करता है। यह ऊष्मा किरणों को अवशोषित करता है। तो वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है। क्यों बनाए रखता है? क्योंकि यह हवा को क्या करता है? अपने अंदर ही रखता है जो गर्मी का एक कुचालक होता है। तो बी ऑप्शन हमारा ऑलरेडी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के अणु में क्या होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या ये सभी होते हैं। तो प्रोटीन के अणुओं में क्या होता है? तो प्रोटीन के अणुओं में कुछ कार्बन भी हो रहते हैं, नाइट्रोजन भी रहता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो अर्थात ये सभी ऑप्शन जो दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ गए हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों जीवन जो है मंगल और शुक्र पर टिक नहीं सकता है क्योंकि इनके वायुमंडल में प्रमुख घटक जो हैं ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ओजोन। तो जीवन जो है मंगल और शुक्र ग्रह पर क्यों नहीं टिक सकता है? क्योंकि इन दोनों ग्रहों के वायुमंडल में जो प्रमुख घटक विद्यमान है वह कौन सा है? और वह कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की बात करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं पृथ्वी में 78% नाइट्रोजन है, 21% के आसपास आपका ऑक्सीजन है और 0.03% के आसपास कुछ ऐसे आपका CO2 है। तब यहाँ पे संभव है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर तापमान 190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है क्योंकि इसका रीजन क्या है? चंद्रमा में कोई जल स्रोत मौजूद नहीं है, चंद्रमा में बहुत से जल स्रोत उपलब्ध हैं, चंद्रमा में कोई जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, या चंद्रमा में वायुमंडल ही नहीं है। तो चंद्रमा पर तापमान 190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है क्योंकि इसका रीजन क्या है दोस्तों? और इसका रीजन है कि चंद्रमा में वायुमंडल ही नहीं है। जी दोस्तों, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए तापमान रात में -184 डिग्री सेल्सियस से होकर दिन के दौरान 214 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ध्रुवों को छोड़कर जहां तापमान लगातार -96 डिग्री सेल्सियस रहता है, ध्रुवों को छोड़कर अगर देखा जाए तो। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में जीवन के लिए इनमें से क्या सहायक होता है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल या बायोस्फीयर की बात करें तो पृथ्वी में जीवन के लिए जो सहायक होता है वह कौन सा होता है? और वह होता है बायोस्फीयर। जी हाँ, पृथ्वी में जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका वह है बायोस्फीयर। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा।
ये वो सारे प्रश्न हम करा रहे हैं जो मध्य प्रदेश में बायोडायवर्सिटी क्विज प्रतियोगिता होती है, उस पर ये भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपके एमपी स्टेट लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम वो प्रश्न कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न हो सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। पानी के सभी प्रकार जो बारिश, बर्फ, ओलों के रूप में पृथ्वी पर आते हैं और उन्हें इस नाम से जाना जाता है। प्रोसिपिटेशन, फिक्सेशन, कैलिसिफिकेशन या एक्यूमुलेशन की बात करेंगे। तो पानी के सभी प्रकार जो बारिश, बर्फ, ओलों के रूप में पृथ्वी पर आते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें आपके प्रोसिपिटेशन के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का ऑलरेडी सही हो जाएगा। नो डाउट सभी प्यारे मित्र प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों, वनों की कटाई के कारण वायुमंडल में किस गैस के कम होने की संभावना है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो वनों की कटाई के कारण वायुमंडल में किस गैस के कम होने की संभावना है? और वह है दोस्तों आपके ऑक्सीजन, O2। क्योंकि इसका जो संचरण चलता है पेड़ों के द्वारा ही चलता है। पेड़ है तो वन है, और वन है तो ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन पेड़ हमें देते हैं और CO2 को लेते हैं। तो पेड़ है तो समझ लीजिए मानव का जीवन है। भारत में भूमिगत जल के घटते स्तर के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? अत्यधिक दोहन है, सूखा है, बाढ़ है या बांध है? तो भारत में भूमिगत जल स्तर घटता जो जल स्तर है उसके लिए जो प्रमुख जिम्मेदार कहलाएगा वह कहलाया जाएगा अत्यधिक दोहन। सबसे ज्यादा प्रमुख जिम्मेदार वह है अत्यधिक दोहन। अगला प्रश्न है, वनस्पतियों की स्थिति जानने एवं उनके अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो नई तकनीक है वह ग्राउंड फोटोग्राफी है, सुदूर संवेदन है, क्षेत्र का काम है या अवलोकन हो जाता है? तो वनस्पतियों की स्थिति जानने एवं उनके अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो नई तकनीक होती है वह हमारी कहलाती सुदूर संवेदन। बी ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, जंगल है, कोयला है, पेट्रोलियम है या खनिज पदार्थ हो जाता है? तो एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हमारा कहलाता है, कौन सा कहलाता है सभी बताइए? और वह कहलाता है जंगल। जी हाँ, फॉरेस्ट की बात करेंगे तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन आपका जंगल हो जाएगा। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, अनुपयोगी कृषि भूमि, सड़क और रेल किनारों आदि पर वृक्षों के रोपण को क्या कहा जाता है? सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, समान वानिकी या व्यावसायिक वानिकी कहा जाता है? तो अनुपयोगी कृषि भूमि, सड़क और रेल किनारों आदि पर वृक्षों के रोपण को क्या कहा जाता है? तो उनको ही सामाजिक वानिकी कहा जाता है। जी हाँ, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑलरेडी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 46 नंबर आपका क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी पूछा जा रहा है कि आज के वैश्विक गैस एक्सप्लोरेशन मार्केट में शेल गैस अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रही है। शेल गैस का निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसे पारंपरिक प्राकृतिक गैस का एक संभावित प्रतिस्थापन बनाता है? वह आपका विशाल भंडार के रूप में इसकी उपलब्धता है। क्या है? आज के वैश्विक गैस एक्सप्लोरेशन मार्केट शेल गैस से अधिक लोकप्रिय इसलिए हो रहा है क्योंकि विशाल भंडार के रूप में इसकी उपलब्धता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर है, और प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2018 के लिए ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन AITE 2018 के अनुसार किस राज्य को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई? तो ये तो कहीं कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है।
हमारा ऑलरेडी मध्य प्रदेश की बात करेंगे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जो है मध्य प्रदेश में साल 2022 में 34 टाइगर खोर दिया गया है और वहीं कर्नाटक 2022 में 15 बाघों की मौतें हुई है। बाघों की मौत ऐसे वक्त में हुई है जब मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों टाइगर स्टेट तय के लिए मजबूत दावेदार बताए जाते थे। और पिछले वर्ष देश के कुल 170 बाघों की मौत हुई है। 2021 की बात करेंगे। 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की दर्ज जनसंख्या क्या है? 526, 24, 500 या 280 की बात करें। जी हाँ, ओल्ड भी पूछ सकता है, वर्तमान हो सकता है, आप सभी से बनता हो, पुराने भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान देना क्योंकि आप लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए आपको कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी लेवल के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की दर्ज जो संख्या थी 526। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, प्रवाल भित्तियों के विरंजन अर्थात ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या होता है? मूंगा खाने वाली मछली, पानी के तापमान में तेजी से बदलाव, बढ़ती हुई पॉलिप्स की संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो प्रवाल भित्तियों के विरंजक या ब्लीचिंग का जो मुख्य कारण होता है, जो मुख्य रीजन होता है, वह पानी के तापमान में तेजी में बदलाव होता है। बी ऑप्शन का आपका लेडी सही हो जाएगा। अगला, यहाँ पे मूंगा क्या है? एक चट्टान है, एक जीव है, एक पौधा है या एक जीवाश्म है? सभी लोग बताइए। तो मूंगा एक क्या कहलाता है? सभी लोग बताइए। तो आपने पढ़ा होगा मूंगा एक क्या है? एक जीव है। मूंगा क्या है? ये एक प्रकार का जीव है। तो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न रहेगा जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न रहेगा, इनमें से किस पेड़ के फूल चमकीले पीले रंग के गुच्छों में इसकी शाखाओं से लटकते हैं? लेबरनम या अमलतास, जकारंडा, गुलाब या गुड़हल? इनमें से किस पेड़ के फूल चमकीले पीले रंग के गुच्छों से इनकी शाखाओं से लटकते हैं? ये मॉक क्वेश्चन आप सभी के लिए, सभी लोग कमेंट करके बताइए, फीडबैक करके बताइएगा। साथ ही साथ 25 ने आपने कितने स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। 7 PM में पेडागोजी की लाइव क्लास होगी, तो जरूर जुड़िएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।